दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के अंदर बीजेपी की जो सरकार है ना, सेंटर के अंदर वो 2014 में आई थी, यानी मोदी जी आए थे। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैं सन 2000 से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो मैंने बीजेपी की उसको बार-बार कहा है कि मैंने उसकी पॉलिसियों का अध्ययन किया है। और 2014 में जब हरियाणा के अंदर बीजेपी आई, तो मैंने हरियाणा के बारे में भी ये कहा था कि बीजेपी की जो पॉलिसी है ना, वो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अंग्रेज़ों की तो थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जबकि बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो है ही है, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी भी है। यानी वो किसी भी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवाती है, उसको निमंत्रण देती है, बड़ा पद देती है, और जब उसको 5 साल 10 साल हो जाते हैं और जब उसके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं या जो उसका क्षेत्र होता है, उसको अपने अंदर मिलाकर जब वो जो नेता होता है उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, और ये ऐसा हुआ भी है। तो अगर हमें यूज़ एंड थ्रो की बात करें पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से, तो कितने ही ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। 2014 की से ही बात हम शुरू करें तो पहले राव इंद्रजीत जी थे। राव इंद्रजीत जी को जितने मान-सम्मान के साथ बीजेपी में लाया गया, उसके बाद जैसे उनके साथ जो कुछ भी किया गया, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और आने वाला टाइम राव इंद्रजीत जी के लिए मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा संघर्ष का होगा। क्यों? क्योंकि सब पहले तो 2019 के चुनाव में उन्होंने जितनी टिकट माँगी उतनी टिकट दी, जिसकी उन्होंने टिकट कटवाई उसकी टिकट काटी। लेकिन 2024 के चुनाव में उनके कहने से सिर्फ़ 4-5 टिकट दी गई। और आगे नहीं सिर्फ़ ये उनके मतलब टिकट कम दी गई, बल्कि उनके मुकाबले में राव नरबीर जी हैं, उनको उतारा गया। धर्मेंद्र यादव जी है राजस्थान से, उनको लाया गया। और कुछ नहीं तो डॉक्टर अभय यादव हैं। ये इस तरह की जितने भी कई नेता हैं, राव इंद्रजीत जी की शक्ति को कम करने के लिए उनके मुकाबले में उतारा गया। और अब पहले तो उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी लड़की को कभी टिकट नहीं दिया। आरती राव जी हैं वो, लेकिन अब की बार आरती राव जी को तो टिकट दे दिया। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ टिकटों के मामले में और भी ज़्यादा वो किया जाएगा। खैर चलिए, इसके ऊपर मैं कई भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इसी तरह जो वीरेंद्र सिंह जी थे, वीरेंद्र सिंह जी को कितने सम्मान के साथ लाया गया, उनको केंद्र में ही पद दिया गया। लेकिन जैसे वो दिखाई दिया कि अब इनकी थोड़ी-सी वो कम होगी, तो उनको बीजेपी से चलता कर दिया गया, या फिर वो बीजेपी को छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इसी तरह कुलदीप बिश्नोई जी हैं। कुलदीप बिश्नोई जी, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज वो नए घर के हैं, नए घाट के हैं, यानी न कांग्रेस के, न बीजेपी के। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस पार्टी में रहें, किस पार्टी में जाएँ। इसी तरह किरण चौधरी जी हैं। किरण चौधरी जी को भी बीजेपी में शामिल किया गया था 3 साल पहले, तो उनको सिर्फ 2 साल के लिए टिकट दी गई राज्यसभा की, और अब की बार वो भी टिकट नहीं दी। तो उनको भी आज पिछले मैंने बताया था कल की वीडियो में कि एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। हालाँकि वो प्रत्यक्ष रूप से तो संन्यास नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनकी जो लड़की है श्रुति चौधरी जी, उनका भी उन्होंने देखना है। इसलिए वो डायरेक्ट तो संन्यास की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन वो निष्क्रिय ज़रूर हो जाएँगे, यानी उनकी गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाएँगी। और इसी तरह और भी जितने भी नेता हैं, उनके साथ भी यही किया गया। और अब अगर हम बात करें डिवाइड एंड रूल की, और विशेष रूप से हरियाणा में जाट कम्युनिटी की, तो डिवाइड एंड रूल में दोस्तों पहले जो बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का कार्ड खेला, उससे हरियाणा के अंदर जो सामाजिक भाईचारे का ताना बाना था वो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन उस चीज़ से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी राजनीति करनी है। और विशेष रूप से जाट कम्युनिटी अब इसमें हरियाणा के अंदर लगभग 60 साल की, उसके अंदर 30-35 साल जाट कम्युनिटी की चौधर रही है। तो इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए जाट विशेष रूप से जो एससी कम्युनिटी है, उसके अंदर ये डाल दिया कि उनके पिछड़ेपन का कारण है वो ये अगड़े यानी जाट कम्युनिटी है। और जाट कम्युनिटी के कारण वो आगे उभर नहीं पाए, और यही कारण है, इसी का नतीजा है कि न सिर्फ बीजेपी ने जाट नेताओं को ख़त्म कर दिया, उनको कमज़ोर कर दिया। आप ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम ले लीजिए, चाहे आप सुभाष बराला जी को उससे दूर कर दिया गया, चुनावी राजनीति से राज्यसभा में उनको भेज दिया गया, या फिर किरण चौधरी जी हैं, या और जो दूसरे नेता हैं, उनको भी किस तरह से बीजेपी ने मतलब कमज़ोर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जाट कम्युनिटी के खिलाफ भी अपने टाइम टू टाइम नेताओं को बीजेपी ने आगे किया। जो पहले राजकुमार सैनी थे, उनको आगे किया। उसके बाद
रोशन लाल आर्य आ गए थे, उन्होंने तो एक ऐसी वीडियो बनाई कि उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने। और उसके बाद फिर ये अपने राम कुमार गौतम जी थे, उन्होंने जाट कम्युनिटी के ऊपर कैसी टिप्पणियाँ की। उसके बाद फिर रामचंद्र जांगड़ा को उतारा गया, उन्होंने तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने ही जाट कम्युनिटी के प्रति जो जहर उगला उसमें एंजॉय किया नायब सैनी जी ने भी उसके अंदर, और हंस के उनका हौसला बढ़ाया। और अब कृष्ण बेदी को उतारा गया है। कृष्ण बेदी कभी अभय चौटाला जी के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। यानी बीजेपी किसी न किसी एक नॉन जाट नेताओं को जाटों के खिलाफ उतारती रहती है और उनसे कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहती रहती है कि जिससे नॉन जाट कम्युनिटी वो खुश होती है और वो बीजेपी के साथ लगती है। तो जाटों के प्रति इतना जो रवैया है बीजेपी का, वो वास्तव में जाट जाट कम्युनिटी को राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए पर्याप्त है। और न सिर्फ जाट कम्युनिटी राजनीतिक हाशिए पर धकेली गई, बल्कि जो नॉन जाट कम्युनिटी, विशेष रूप से जो एससी समुदाय है, उनके अंदर तो इतना ज़्यादा जहर भरा गया है, इतना ज़्यादा जहर भर चुका है। तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि इन जाटों ने हमारे को ऊपर नहीं उठने दिया और अब हमारा टाइम आ गया। और जहाँ भी जो भी मौका मिलता है जाट कम्युनिटी के जाट कम्युनिटी के जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनको जहाँ मौका मिले उन्हें रगड़ दो। मैंने एक बार पिछली बार भी कहा था कि रोहतक ज़िले के अंदर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी रोहतक के डी ऑफिस में एक महिला अधिकारी है एससी समुदाय से है शायद, वो तो उनके ऊपर तो सरेआम टिप्पणी आरोप लगते हैं जाट कम्युनिटी की तरफ से, कि वो तो सरेआम कहती है कि जो भी जाट कर्मचारी उनके खिलाफ जो किया जा सकता है वो करो। और वो पूरी तरह से एक तरफा नॉन जाट कम्युनिटी एससी समुदाय के का पक्ष लेती है। और कई बार उनकी शिकायत भी की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब एक ताज़ा उदाहरण अभी आज मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें देखने को मिला, उसमें कोई गीतू तंवर नाम का सोनीपत के अंदर बिजली विभाग में एससी था, वो ऑन रिकॉर्ड सरेआम ये कह रहा है कि मैं तो जाट और जोटा जहाँ तक भी दिखाई देता है, जब भी दिखाई देता है, मैं तो लठ मारता ही मारता हूँ और जाट को और जोटे को तो लठ मारना ही मारना चाहिए। ये सरेआम कैमरे पे बोल रहे हैं वो। और न सिर्फ इतना बल्कि ये भी कह रहे हैं कि मैं तो जाट वर्कर जो कर्मचारी हैं या फिर मेरे नीचे अधिकारी, उनका काम मैं न करता हूँ न करूँगा। और सरकार अगर डिसमिस करना चाहे तो डिसमिस कर दे, लेकिन मैं जाटों को बर्बाद करके रहूँगा। और सरेआम उन्होंने ये बार बार कहा है कि जाट और जोटा मुझे जहाँ भी दिखाई देगा मैं लठ मारूंगा ही मारूंगा। तो इतना जहर बीजेपी के राज में जो एससी समुदाय के अंदर या नॉन जाट कम्युनिटी के अंदर भरा गया, उसके लिए मेरा अपना ये मानना है, मेरी अपनी ये सोच है कि उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं। क्योंकि जो उसने जाट वर्सेस नॉन जाट का कार्ड खेला या फिर उसने जाटों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने की कोशिश की, तो उससे ये समाज के अंदर जहर भरा। और ये विचारधारा आई है और ये सोच ऐसी हुई है कि जाट और जोटा यानी जाट की तुलना एक जानवर से की गई है। और ये कहने लग रहे सरेआम अधिकारी ये कहने लग रहे हैं कि जहाँ भी जाट दिखाई दे उसको लठ मारो। तो इतनी नफरत, इतना जहर, ये मेरे हिसाब से समाज के भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। और मेरी अपनी सोच ये है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो खैर दोस्तों, आज वो जो गीतू तंवर की जो वीडियो, हालांकि जब जाट कम्युनिटी ने ज़्यादा विरोध किया तो हालांकि शायद उसको आज सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बात सस्पेंशन की या नौकरी की नहीं है, बात विचारधारा की है। ऐसी विचारधारा नॉन जाट कम्युनिटी के अंदर जाटों के प्रति आई कैसे, इतनी नफरत जाटों के प्रति वो कर कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। जबकि जाट एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी किसी का बुरा नहीं करती और हर वक्त कमज़ोर आदमी के साथ खड़ी रहती है। उसके बावजूद भी जाटों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जाटों को राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो ये जाट कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि अपने बचाव में उसको क्या करना है, कैसे करना है और किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह का विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।